हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। और हम हैं हमारे करंट अफेयर्स यानी घटना चक्र के दूसरे वीडियो में। हमने एक साल का पूरा करंट अफेयर्स हमने आपको कराने के लिए कहा था, जिसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। जो लोग भी ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारी एएमडी के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक सब्जेक्ट की, करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, मैथ और रीजनिंग की हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट चैनल से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिया @75। ठीक है, ये भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का एक श्रृंखला है। यह कार्यक्रम पूरे देश में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित किया जाएगा, और जो देश के बाहर जो भारतीय दूतावास हैं, इनमें भी इसका आयोजन होता रहेगा। देखते हैं इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जो स्मरणीय तथ्य: भारत की स्वतंत्रता 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। तो भाई कब किया गया? 12 मार्च 2021 को, 75 सप्ताह पहले, क्योंकि 75 वर्ष कब पूरे होंगे? 2022 में। साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। और यह कब तक जारी रहेगा? और यह पहल जारी रहेगी 15 अगस्त 2023 तक। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति यानी नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति भी गठित की गई है। भाई कितने सदस्यीय है ये याद रखिएगा, 259 सदस्यीय। अध्यक्षता किसकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है कि सारी राज्य सरकारें इसको मना रही हैं। काफ़ी आपने देखा होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया को मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की सहयोगी की भूमिका होगी। कौन? संस्कृति मंत्रालय भाई का इसकी सहयोगी भूमिका में होगा, इसको भी याद रखिएगा। इसके उद्देश्य क्या होंगे? उद्देश्य की बात की जाए, इनके जरिए आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, यानी अनसंग हीरोज जिसे कहते हैं, उनको सामने लाना है। 1857 से 1947 के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों तथा युवा पीढ़ी को देना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना तथा अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना है। भारत की स्वतंत्रता की जो इसके हमारे वर्षगांठ के इसके 5 स्तंभ हैं, जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इसके 5 स्तंभ क्या क्या हैं? पहला है स्वतंत्रता संग्राम, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा है 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर कार्य, 75 वर्ष पर संकल्प। क्लियर है? फिर है युवा प्रधानमंत्री योजना। 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा और जो नवोदित जो लेखक हैं, इन लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा YUVA, प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स को लॉन्च किया जाएगा। क्या किया गया?
युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप क्या है? यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये युवा योजना इंडिया भी हमारा जो @75 परियोजना है उसी का हिस्सा है। क्लियर है? यानी हमारा आज़ादी अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 देश में प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने एवं उसे ऊर्जावान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष नाम से सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य देश के सभी 2 वर्ष तक आयु तक के एवं गर्भवती महिलाओं का तीव्र गति से 100% टीकाकरण करना था। जो 2 वर्ष से कम 2 वर्ष तक के उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का। अगस्त 2017 तक मिशन इंद्रधनुष के 4 चरणों का सफल संचालन किया गया और 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष यानी IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक संचालित किया गया था। तो वो था 2.0, ये है 3.0, रोबोट 2, रोबोट 3, ठीक है। वैसे ही देखते हैं इसमें कुछ इसके जो तथ्य हैं। 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर IMI 3.0 पोर्टल और इस मिशन के परिचालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस मिशन को 12 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 दौर 2 राउंड्स में संचालित किया गया। IMI 3.0 को 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व चिन्हित 250 जिलों और शहरों में संचालित किया गया। इसका फोकस जो था मुख्यतः बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर था जो कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण से वंचित रह गए थे। इस मिशन के अंतर्गत प्रवासन स्थलों से पलायन करने वाले लाभार्थियों और जो सुदूर क्षेत्रों के लोगों को लक्षित किया गया था। मिशन के तहत सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फिर है अगली न्यूज़ हमारी है चमोली त्रासदी। देखिए चमोली में क्या हुआ था, चिपको आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। तो जन्मस्थली है ये चिपको आंदोलन की। तो वहाँ केंद्र में ये चर्चा में रहा क्योंकि इस बार भविष्य की राह दिखाने वाला कोई आंदोलन नहीं, वहाँ वर्तमान को ही किसी हुए स्वप्न सरीखा बनाकर रख देने वाली एक त्रासदी रही। काफ़ी इसको अच्छा लिख दिया है, हम सिंपल सा समझते हैं। त्रासदी थी 7 फरवरी 2021 को चमोली उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत की ढलान पर एक ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा व ऋषि गंगा नदी में आई बाढ़ ने तटवर्ती इलाकों में भीषण तबाही मचा दी। इस बाढ़ के फलस्वरूप तपोवन विष्णुगढ़ 520 मेगावाट एवं ऋषि गंगा लघु जल विद्युत परियोजना 13.2 मेगावाट सर्वाधिक ये प्रभावित हुई थी। अब ऋषि गंगा और जो ऋषि गंगा नदी है ये अलकनंदा की सहायक नदी है, आपको पता ही होगा। अब विशेषज्ञों का मानना था कि इसका मूल कारण जो था कि 5600 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक हैंगिंग ग्लेशियर था जिसके टूटने से भूस्खलन हुआ और कृत्रिम और अस्थायी बांध जो था वो बना था, उसको वही उसकी तबाही का कारण बना। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आपके जानने के लिए इतना काफ़ी है। चमोली के बारे में देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले के माना गांव में, कौन सा गांव है, माना गांव, यहाँ पे सबसे ऊंचे वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। ये का इम्पोर्टेंट है भाई, इसको समझ लेना आप लोग, ठीक है। इस हर्बल पार्क को केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन
और योजना प्राधिकरण यानी कंपल्सरी अफॉर्सेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी CAMPA योजना के तहत विकसित किया जाएगा। यह 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत और चीन सीमा के करीब है। चीन की सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय गांव है। कौन? माना। ये अंतिम भारतीय गांव है, ये याद रखिएगा। फिर है रतले पनबिजली परियोजना। 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता के रतले पनबिजली परियोजना, कितना मेगावाट ये याद रखिएगा, 850। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में 5,281 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति प्रदान की थी। यह परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेनाब नदी, किश्तवाड़ जिला, जम्मू एवं कश्मीर। कितने का? 5,281। कितनी क्षमता है? 850 मेगावाट। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें और क्या क्या फैक्ट्स हैं देख लेते हैं कि रतले बिजली परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रतले परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी वाली एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी JVC द्वारा किया जाएगा। और ये कौन है भाई? NHPC और JKSD SPDC की हिस्सेदारी एक संयुक्त संस्था है, कंपनी है, संस्था नहीं कहेंगे। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का निगमन 1 जून 2021 को किया गया, जिसमें NHPC एवं JKSPDC की इक्विटी हिस्सेदारी क्रमशः 51% और 49%, यानी कि जो आपका 51% होगा वो आपका NHPC का होगा और जम्मू कश्मीर SPDC का ये 49% होगा। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार JKSPDC के इक्विटी योगदान के रूप में 776 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर को सहयोग प्रदान कर रही है। NHPC अपने आंतरिक संसाधनों से 808 करोड़ रुपए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इतना, ठीक है। ये 60 माह की अवधि के अंदर चालू किया जाएगा, याद रखिएगा, ये काफ़ी हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए जम्मू कश्मीर में काफ़ी जो पनबिजली परियोजनाएं हैं ये काफ़ी पेंडिंग है, जो मतलब कि निर्माणाधीन है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहली है भाई क्वार पनबिजली परियोजना, क्षमता इसकी 540 मेगावाट होगी। कौन से ज़िले में? किश्तवाड़ ज़िले में। किस नदी पे? चेनाब नदी पे। दूसरा है किरथाई 2 पनबिजली परियोजना, 930 मेगावाट, किश्तवाड़ ज़िले में ही है, चेनाब नदी पे ही है। सावलकोट पनबिजली परियोजना 1856 मेगावाट, रामबन, चेनाब। तो कश्मीर में आपका जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी परियोजना चल रही हैं, आगे चल के वहाँ के हालात काफ़ी सही होने वाले हैं। उरी फर्स्ट, इसका जो ये फेज़ 2 है 240 मेगावाट, बारामूला में झेलम नदी पे। दुलहस्ती फेज़ 2 पनबिजली परियोजना 258 मेगावाट, किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पे। तो ये आप लोग टेबल में आपको अभी इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ लें। इस लेक्चर की PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। भारत नवाचार सूचकांक 2020। भारत जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये पहलों में नवाचार जो है इसका केंद्रीय स्थान है। इस संदर्भ में नीति आयोग द्वारा प्रारंभ अटल इनोवेशन मिशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि स्कूलों से लेकर उद्योगों तक का जो नवाचार है, संस्कृति को प्रोत्साहन करना, ये काफ़ी सफल माना गया है इसमें। और इसी दिशा में जो अगला कदम बढ़ाते हुए नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत में नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार परितंत्र का विश्लेषण करने तथा उसे बढ़ावा देने का एक उपयोगी साधन है। इसके फैक्ट्स में चलते हैं तो देखते हैं क्या है कि 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत में नवाचार सूचकांक का द्वितीय संस्करण जारी किया। पहला हमने बताया था आपको कब?
अक्टूबर 2019 में। ठीक है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदारी नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल रहा। और इसका जो शीर्षक है वो 2 पार्ट्स में इसको सूचीबद्ध किया गया। पहला है इनेबलर्स और दूसरा है प्रदर्शन। इनेबलर्स और परफॉर्मर्स जिन्हें हम कहेंगे, प्रदर्शन कहेंगे। इनेबलर्स में क्या है कि नवाचार हेतु किए गए नए निवेश, इनोवेशन इनपुट्स, इनको इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया। और किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम यानी रिजल्ट और आउटपुट को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। सॉरी। तो बात करते हैं इस सूचकांक की। तो यहाँ इसमें भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इसमें भी वही 0 से 100 तक के स्कोर दिया गया है, नंबर उनको, हर एक स्टेट को, बड़े स्टेट को, छोटे स्टेट को। तो इसको हम देखते हैं एक टेबल की फॉर्म में, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर जो मिला है वो मिला है कर्नाटका को 42.50। फिर है नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे है तमिलनाडु, नंबर 4 पे है तेलंगाना, नंबर 5 पे है केरला, जिसका स्कोर है 30.58। बात करें अगर इनेबलर्स घटक में शीर्ष 5 राज्य जो हैं, केरला बड़े राज्यों में है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में सिक्किम का नंबर आता है, केंद्र शासित और शहरी प्रदेशों में आपका ये चंडीगढ़ है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है बड़े राज्यों में, कर्नाटका तीसरे नंबर पे है। तो टेबल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ रेल कनेक्टिविटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के जो पहले गृह मंत्री थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाया गया था। कब? 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती पे इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके मूर्तिकार कौन थे? श्री राम वी सुतार, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्थानों को केवड़िया से जोड़ने के लिए 8 नई रेलगाड़ियों को रवाना किया था, या उन्हें अनुमति दी थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने दाभोह चंदोई ब्रॉडगेज रेल लाइन, चंदोड़ केवड़िया नई ब्रॉडगेज रेल लाइन सहित अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया था। कौन कौन सी ट्रेनें हैं भाई देख लेते हैं। यह महामाना एक्सप्रेस, दादर केवड़िया, जनशताब्दी निजामुद्दीन केवड़िया, केवड़िया रीवा, चेन्नई केवड़िया और मेमू ट्रेन, ये आपकी 8 ट्रेनें हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस को नवीनतम विस्टाडोम पर्यटक कोच जो है उससे लेस किया जाएगा। ट्रेनों का प्रारंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एक अच्छा रेल संपर्क दिया जाए उसे, क्योंकि जो न्यू केवड़िया रेलवे स्टेशन है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर ही रहे हैं तो इसमें हम सी प्लेन सेवा को भी देखते हैं। सी प्लेन सेवा क्या है? भी 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उड़ान योजना के अंतर्गत देश की पहली व्यावसायिक सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया, नर्मदा जिला गुजरात में जो है, साबरमती रिवरफ्रंट अहमदाबाद के मध्य देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया था। साथ ही प्रधानमंत्री ने केवड़िया एवं साबरमती रिवरफ्रंट स्थित जल एरोड्रोम का भी उद्घाटन किया था। और गुजरात में सी प्लेन सेवाओं की शुरुआत जुलाई 2020 में गुजरात सरकार, नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित किया गया था और उसी से हुआ था। साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैचू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा जो है वो स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी। और यह एक सेवा ट्विन इंजन होगी जिसमें 19 सीट वाले वाइकिंग आइटर सी प्लेन सेवा द्वारा संचालित किया जाएगा। फिर आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। तो 3.0 यानी 2.0 भी हुई होगी, 1 और आपका 1 भी हुआ होगा। तो इसके बारे में भाई देखते हैं क्या है। यह कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की एक बहुत ही प्रमुख योजना है। इसका जो कार्यान्वयन है वो राष्ट्रीय कौशल विकास NSTC द्वारा किया जा रहा है। 15 जुलाई 2015 को विश्व
युवा कौशल दिवस। वर्ल्ड यूथ स्किल डे के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY 1.0 यानी फर्स्ट का उद्घाटन किया गया था। इसके सफल कार्यान्वयन के बाद 2016 में 2.0 2016 से 20 शुरू की गई। इसके तहत वर्ष 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास 3.0 का शुभारंभ किया गया है। तो भाई दोनों का हमने आपको बता दिया है, फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ, देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3.0 को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 717 जिलों में लॉन्च किया जाएगा। और यह जिला कौशल समितियों के माध्यम से किया जाएगा, यानी जो हमारे जिला प्राधिकरण होते हैं उनकी भागीदारी पे किया जाएगा। इसमें क्या है 3.0 में, इसमें 8 लाख युवाओं को कौशल शिक्षण प्रदान करना इसका जो है वो एम है। इसके 2 घटक होंगे। पहला केंद्रीय घटक क्या है, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। राज्य घटक क्या है, इसका कार्यान्वयन राज्य कौशल विकास मिशन द्वारा या राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों के जो संबंधित विभाग होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। इसका अनुपात क्या होगा, केंद्र राज्य का 75:25 होगा। 75% जो होगा वो केंद्र का होगा और 25 आपका राज्यों का होगा। फिर आता है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1987 में भारत की प्रथम अंतर्राज्यीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। कितना 1750 किलोमीटर लंबी लाइन थी ये। हजीरा विजयपुर से जगदीशपुर पाइपलाइन थी। हजीरा कहाँ है, गुजरात में। विजयपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश, तथा जगदीशपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। यहाँ से होकर गुजरती थी। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, 450 किलोमीटर। निर्माण कौन कर रहा है, गेल इंडिया लिमिटेड कर रहा है, याद रखिएगा। पाइपलाइन कोच्चि, कोटनाद, कुन्नूर तथा मंगलुरु आदि शहरों से होकर गुजरेगी। यह पाइपलाइन जो है किन किन राज्यों को लाभान्वित करेगी, केरल को करेगी और कर्नाटक को लाभान्वित करेगी। इसकी परिवहन क्षमता कितनी होगी, 12 MMSCMD यानी मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे होगा। यह पाइपलाइन कोच्चि केरल स्थित LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस पुनर्गैसीकरण टर्मिनल से मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस का परिवहन करेगी। इसी दौरान यह केरल के एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कुन्नूर तथा कासरगोड जिलों से भी होकर गुजरेगी। कुट्टनाद जो है इस परियोजना का एक प्रमुख जंक्शन होगा, जहां से पाइपलाइन 2 शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। एक शाखा मंगलुरु तक जाएगी और दूसरी शाखा तमिलनाडु के कोयम्बटूर, इरोड, सलेम, धर्मापुरी, कृष्णागिरी जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक है, कृष्णागिरी से होकर कहाँ तक, बेंगलुरु तक। फिर आता है गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं तो एक रामनाथपुरम थूथुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को भी देख लेते हैं। 17 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री जी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रामनाथपुरम थूथुकुड़ी यानी तूतुकुड़िन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को समर्पित किया है राष्ट्र को। 1445 किलोमीटर लंबी एन्नोर, तिरुवल्लुर, बेंगलुरु, पौंडीचेरी, नागपट्टिनम, मदुरई तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 143 किलोमीटर लंबा खंड होगा। इसकी क्षमता होगी 8 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे होगा। बात करते हैं दूसरा क्या होगा, दूसरी होगी डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया पश्चिम बंगाल में जो है डोभी बिहार दुर्गापुर का है पश्चिम बंगाल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई टोटल 348 किलोमीटर होगी। इस पाइपलाइन की क्षमता कितनी होगी, 8 MMSCMD यानी कि मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। ये पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत उसका एक अंग है। तो भाई ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का अंग है। यह पाइपलाइन प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त बिहार एवं झारखंड के 10 जिलों को भी लाभान्वित करेगी। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से भी जोड़ेगी। इसके निर्माण में 11 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन हुआ है। इस पाइपलाइन के निर्माण में 2400 करोड़ रुपए की लागत से गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। क्लियर है। इसके बाद हमारा आता है लाइट हाउस परियोजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना को 6 राज्यों
के 6 स्थानों पर अलग अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, देखते हैं। इस परियोजना का जो योजना है केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की परियोजना है। ये मॉडल जो है आवासीय परियोजनाएं हैं। इसके तहत इस परियोजना को वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती इंडिया के तहत शुरू किया गया है। इसमें टिकाऊ, मजबूत और भूकंपरोधी मकान बनाए जाएंगे और एलएचपी के तहत अगरतला, त्रिपुरा, रांची, इंदौर, लखनऊ, राजकोट तथा चेन्नई, इन शहरों में मकान बनाए जाएंगे और इन प्रत्येक स्थलों पे 1000 मकान बनाए जाएंगे। और इनमें जो 6 स्थान हैं, उन 6 स्थानों के लिए अलग अलग जो प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाएगा वो हम बताते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, जैसे अगरतला में है तो यहाँ पे जो लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम होगा इसका चयनित किया गया है। और ये किस देश से संबंधित है? ये न्यूजीलैंड की एक प्रौद्योगिकी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे आपका जो वहाँ की। और फिर ये मकानों की संख्या 1000। ऐसे ही रांची है, झारखंड है, ये सब लिस्ट में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा। रांची, झारखंड, इंदौर, लखनऊ, राजकोट, चेन्नई कितने कहाँ बन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये 6 शहर हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। इसके तहत मकानों का जो अधिकतम 12 माह में पूर्ण किया जाएगा। 2019 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019-20 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया था। निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के अंक के रूप में प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस परियोजना के अतिरिक्त नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकी पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स नवरीथि यानी न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग, इसको लॉन्च किया था। इसके बाद आता है 100वीं किसान रेल। बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-21 में दूध, मांस और मछली सहित शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के उद्देश्य से सार्वजनिक और निजी साझेदारी के माध्यम से किसान रेल की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में 7 अगस्त 2020 को देवलाली, नासिक में है जो महाराष्ट्र में, और दानापुर जो पटना बिहार में है, के मध्य प्रथम किसान रेल शुरू की गई और किसानों की मांग पर इसे बाद में फिर इसका विस्तार मुजफ्फरपुर तक कर दिया गया था। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी और यह रेलगाड़ी संगोला, सोलापुर महाराष्ट्र से शालीमार, हावड़ा पश्चिम बंगाल तक चालित रहेगी। वास्तव में किसान रेल क्या है कि एक प्रकार का चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज होगा, जिसके अंदर जो बहुत जल्दी फल, सब्जियां, दूध वगैरह ख़राब हो जाते हैं उनको सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। किसान रेल के माध्यम से परिवहन हेतु कृषि उत्पादों की इकाई न्यूनतम मात्रा में निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात किसान रेल के माध्यम से कम लागत पर छोटे से छोटे उत्पाद और बड़े से बड़े उत्पादों को भी बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। इसका समन्वय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल के तहत भारतीय रेल माध्यम से किसी भी असूचित फलों के सब्जियों और परिवहन पे 50% की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। ठीक है, कितनी? 50%। याद रखिएगा कितनी सब्सिडी, कितनी मिल रही है? 50%। 30 जुलाई 2021 तक देश भर में 72 मार्गों पर 1040 किसान रेलों का परिचालन किया जा रहा है। इसके बाद हमारा आता है जो अगली योजना है वो है आगरा मेट्रो परियोजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो सेवा की शुरुआत 1984 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुई थी। इंजीनियर श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से आप जानते हैं। मेट्रो सेवा को रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी द्रुत पारगमन प्रणाली भी कहते हैं, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। 18 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो में मेजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रहित रेल परिचालन का शुभारंभ किया था। फैक्ट्स बात करें तो 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था और 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो की परियोजना का शिलान्यास किया था। और इस मेट्रो के तहत 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जिनकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी। जो पहला कॉरिडोर है
वो 14 किलोमीटर होगा, जो ताज ईस्ट गेट के से सिकंदरा के बीच बनाया जाएगा। इसमें कुल 13 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसमें 6 एलिवेटेड होंगे और 7 जो है वो अंडरग्राउंड होंगे। दूसरे कॉरिडोर की लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी, जो आगरा कैंट से कालिंदी विहार के मध्य निर्मित होगा, और इसमें 14 मेट्रो स्टेशन होंगे जो सारे एलिवेटेड होंगे। अब बात की जाए इस योजना का जो वित्त पोषण है उसमें क्या है, इसमें अंशतः भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समान समता आधार इक्वल इक्विटी बेसिस पर अंशतः अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के ऋण के माध्यम से किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का पुनर्गठन करके उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम मेट्रो आपको पता ही है जो लखनऊ में है, 2017 से चालित है, और दूसरी मेट्रो सेवा जो है नोएडा में है, जो 2019 से चल रही है। फिर बात करते हैं मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। केंद्रीय बजट 2021-20 में केंद्र सरकार द्वारा मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो 2 नई टेक्नोलॉजी को प्रस्तावित किया गया है। इनमें क्या है, जो टियर 1 शहरों के आसपास के क्षेत्रों और टियर 2 के जो शहरों के आसपास में समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा के साथ अपेक्षाकृत कम लागत पर मेट्रो रेल प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की तैनाती की जाएगी। मेट्रो लाइट संस्करण सामान्य मेट्रो की 40% लागत पर, और जो मेट्रो नियो संस्करण है ये मेट्रो की 25% लागत पर ही निर्मित किया जा सकेगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यह मेट्रो लाइट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है। यानी गोरखपुर में मेट्रो लाइट परियोजना है। गोरखपुर में मेट्रो लाइट की परियोजना की जो प्रस्तावित लंबाई है वो 27.84 किलोमीटर है, 27.84 किलोमीटर। इसके बाद आता है जो अगली हमारी है वो कि भारत के शीर्ष 10 पुलिस थाने 2020। 3 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस थानों की टॉप पुलिस स्टेशन की सूची जारी की थी, जिन्होंने कोविड में काफ़ी अच्छे से बेहतर पुलिस अपना काम किया, उनका चयन किया गया था, प्रतिस्पर्धा की गई थी इसके लिए। तो देखते हैं यह सूची 2015 में कच्छ गुजरात में आयोजित पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप जारी की गई थी। देश के 16,671 पुलिस थानों में से शीर्ष 10 पुलिस थानों का चयन किया गया है। देखें शीर्ष में कौन सा है, मणिपुर। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है, मणिपुर के थौबल जिला के नोंगपोक सेकमी पुलिस थाने का। नंबर 2 पे तमिलनाडु का सलेम सिटी AWPS सुरमंगलम का। तीसरे में अरुणाचल प्रदेश चांगलांग जिला खारसांग थाना है। बाकी आप लोग लिस्ट देख लीजिएगा। और नंबर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उसमें 8वां स्थान मिला है मुरादाबाद के कांठ पुलिस स्टेशन को। और सब अगर बात किया सबसे एंड में तो 10वां नंबर मिला है तेलंगाना को, तेलंगाना के करीमनगर, इनको 10वां नंबर मिला है जम्मीकुंटा टाउन PSC का। ठीक है। फिर आता है उत्तर प्रदेश में रामायण क्रूज सेवा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया, इनके वक्तव्य के अनुसार अयोध्या में सरयू नदी पर शीघ्र ही पहली रामायण क्रूज सेवा का शुरुआत की जाएगी, और इसके लिए सभी जो अवसरचनात्मक सहयोग होगा पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय करेगा। क्रूज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रक्षा और सुरक्षा की सुविधा होगी। क्रूज की आंतरिक साज सज्जा श्री रामचरित मानस पर आधारित होगी। 80 सीटों की क्रूज होगी, ये पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। घाटों की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए क्रूज बड़ी कांच की खिड़कियों से लैस है। क्रूज के माध्यम से पर्यटक 1 से 1.5 घंटे की अवधि में रामचरितमानस पर जो बनी विशेष फिल्म है वो दिखाई जाएगी। फिल्म है या उनको कह सकते हैं कि टूर पे ले जाया जाएगा। ठीक है। एकता क्रूज सेवा बात करते हैं, ये क्या है। 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया नर्मदा गुजरात में एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किया था। इस क्रूज सेवा के माध्यम से पर्यटक स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्शन कर सकेंगे। यह क्रूज सेवा श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के मध्य 6 किलोमीटर की दूरी जो है उसमें संचालित की जाएगी। बात करें क्रूज की तो और एक हमारे पास क्रूज सेवा है वाराणसी से चुनार क्रूज सेवा। 5 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई। यह क्रूज सेवा वाराणसी के रविदास घाट से शुरू होकर चुनार के किले तक जाएगी। इसी बीच
शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी और विंध्याचल धाम तथा मिर्जापुर की भी यात्रा इसी क्रूज सेवा में पूर्ण होगी। इसके बाद आता है बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020। तो भाई कब बिहार की 16वीं विधानसभा कार्यकाल क्या था? 30 नवंबर 2015 से 29 नवंबर 2020 तक का। 29 नवंबर 2020 को इसके समाप्ति हुई और फिर दोबारा से चुनाव हुए। ठीक है, बात करते हैं कि इसका चुनाव था 17वीं विधानसभा का। याद रखिएगा भाई 17वीं विधानसभा है, वहाँ पे 3 चरणों में संपन्न हुआ था। अब चरण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या है इसमें क्या नहीं, ये बात देख लीजिए बस कि इसमें कितनी सीटें हैं। 243 सीटें टोटल हैं, जिसमें 125 सीटें जीत के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपना बहुमत प्राप्त किया था। महागठबंधन को 110 सीटें प्राप्त हुई थी। और बिहार की जो 17वीं विधानसभा है, इसमें अगर बात की जाए महिलाओं की संख्या की तो लगभग 11% ये रही है। और चुनाव के बाद में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्री नीतीश कुमार, जो अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। क्लियर है। इसके बाद चुनाव की बात कर रहे हैं तो हमारे पंजाब में भी चुनाव हुए हैं। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री 20 सितंबर 2021 को चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के राज्यपाल कौन? बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर शपथ दिलाई है। तो भाई याद रखिएगा, सीएम कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी, और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पुराने और पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने 19 सितंबर 2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। और इससे पहले कौन? अमरिंदर सिंह ने 19 सितंबर को अपना त्यागपत्र दिया था, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अन्य राजनीतिक बदलाव क्या हैं? 13 सितंबर 2021 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। तो भाई अभी कौन है गुजरात के? भूपेंद्र पटेल। विजय रूपाणी, इन्होंने इस्तीफा दिया था, इनकी जगह पे ये आए हैं। विजय रूपाणी कब बने थे? 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री बने थे। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है उन्होंने। और इससे पहले कौन थे? तीरथ सिंह रावत थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। इनका कार्यकाल 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 तक था। तीरथ सिंह रावत सबसे कम दिन के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, 114 दिनों के लिए थे। और इसी प्रकार कर्नाटक में भी बसवराज बोम्मई, इन्होंने कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इससे पहले BS येदियुरप्पा थे, जिन्होंने कर्नाटक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। येदियुरप्पा का कार्यकाल 26 जुलाई 2019 से लेकर 26 जुलाई 2021 तक रहा। तो ये राज्यपालों की सूची है जिनका स्थानांतरण हुआ है। 1 सितंबर 2021 तक की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में पूर्व राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, अभी कौन है? गुरमीत सिंह। पंजाब में विजयेंद्र पाल सिंह बदनौर थे, अभी बनवारी लाल पुरोहित है। तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित थे, अभी RN रवि हैं। सॉरी गाइस। फिर नागालैंड है, नागालैंड के RN रवि थे और ये अभी जगदीश मुखी हैं। तो आगे है लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना। 4 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए का जो मंजूरी है वो दी। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर स्थित होगी। अब बात करें इसमें जो फैक्ट्स क्या है। जल विद्युत परियोजना जो है ये 2008 में इसका कल्पना की गई थी, यानी परिकल्पित किया गया था। इसका जो निर्माण 3 चरणों में होगा। इसका चरण 1 210 मेगावाट का होगा, जो उसका फेज 2 होगा वो 172 मेगावाट का होगा, और जो तीसरा इसका चरण है, फेज होगा, ये इसका 382 मेगावाट का होगा। अब देखते हैं, इसका फेज 3 चरण में है, तो इसका ये शिमला और कुल्लू एवं मंडी जिले में होगा। तो तीसरा है ये आपका सुन्नी बांध के नाम से भी कहा जाएगा, इसको नाम है। इसके बाद में इस परियोजना से प्रतिवर्ष 752.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन
होगा। नवंबर 2019 में राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ इस परियोजना हेतु MOU हुआ था। इस परियोजना की लगभग 40 वर्ष की जीवन अवधि है, लाइफ साइकिल के दौरान 1140 करोड़ रुपए का निःशुल्क बिजली जो है हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होगी। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को अगले 10 वर्ष तक प्रत्येक माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। फिर आता है इसी में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थापित बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया था। यह सूचकांक 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों के उनके प्रशासनिक दर्शन यानी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। 30 अक्टूबर 2020 को पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित की गई थी। यह इसका 5वां वार्षिक संस्करण था और 20 के तहत वर्ष 19-20 के दौरान भारत के राज्यों की प्रशासन की गुणवत्ता का आकलन इसमें प्रस्तुत किया गया था। और इसके 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स हैं जो 5 विषयों पे 13 सतत विकास लक्ष्यों और 50 संकेतों के आधार पर शासन की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। पहला कौन सा है? 3 पिलर्स कौन कौन से हैं भाई? इक्विटी, समता, समृद्धि यानी ग्रोथ, संवहनीयता यानी सस्टेनेबिलिटी। फिर बात करें अगर इसके विषय की, इसकी जो थीम्स हैं वो 5 हैं। कौन कौन सी? अभिव्यक्ति और जवाबदेही यानी वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, सरकार की प्रभावशीलता गवर्नमेंट एफेक्टिवनेस, फिर है विधि का शासन रूल ऑफ लॉ, विनियमन की गुणवत्ता रेगुलेटरी क्वालिटी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कंट्रोल ऑफ करप्शन। 13 SDG लक्ष्य कौन कौन से होंगे? 13 SDG लक्ष्य 1, 2, 3 जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 एंड 16। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रशासित है। अब बात की जाएगी शीर्ष 5 बड़े राज्य, इनकी रैंक क्या क्या है। तो भाई केरल की हमने आपसे देखा सबसे ज़्यादा स्कोर है 1.389, केरल नंबर 1 पे है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर छत्तीसगढ़। स्कोर आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी रैंक कौन से स्टेट है ये आपका ज़रूरी है। फिर बात करें अगर अंतिम 5 बड़े राज्यों की, तो अंतिम 5 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड, हरियाणा, इनकी रैंक 18 है। उत्तर प्रदेश की, ओडिशा की 17, बिहार की 16, 15 और 14। फिर इसके बाद हमारा आता है जो अगला हमारा न्यूज़ है वो ये है मिशन शक्ति का 3य चरण। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से मिशन शक्ति का अभियान प्रारंभ किया। भाई कहाँ से याद रखिएगा? देवी पाटन शक्तिपीठ से। कहाँ है? बलरामपुर में। क्या हुआ था कि बलरामपुर में जब बलात्कार के पश्चात मृत्यु का शिकार हुई एक 22 वर्षीय जो दलित महिला थी, उनके सम्मान में मिशन शक्ति अभियान जो है वो प्रारंभ किया गया था। महिलाओं और बेटियों और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी अभियान के तौर पर इस अभियान को प्रारंभ किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से प्रदेश भर में संयुक्त रूप से इस अभियान का संचालन किया गया। मिशन शक्ति के प्रथम एवं द्वितीय चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। 21 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के 3रे चरण का शुभारंभ हुआ। यह चरण 31 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। लखनऊ में मिशन शक्ति के 3य चरण के शुभारंभ के दौरान प्रथम एवं द्वितीय चरण में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि इसका चरण का जो आयोजित कब तक होगा? 31 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020। अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में 2020 इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2020 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।
इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान भारत में 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ, जो कि 3.5% वार्षिक वृद्धि दर को प्रदर्शित कर रहा है। यानी 3% जो है वो बढ़ी है यहाँ पे विदेशियों का आगमन। इस अवधि के दौरान 6.98 मिलियन अनिवासी भारतीयों, नॉन रेजिडेंस इंडियंस होते हैं नारे, इनके भारत में आगमन हुआ है, जो 1.6% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार 2019 के दौरान कुल 17.91 मिलियन विदेशी पर्यटक तथा अनिवासी भारतीयों सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारत में आगमन हुआ, जो 2.8% की वार्षिक वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2019 के दौरान पर्यटन से 2,11,661 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, जो 8.6% की वार्षिक दर को दिखाता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के पहले संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा 1.23% है। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का 23वां स्थान है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियों के मामले में भारत का संपूर्ण विश्व में बात की जाए तो वो 12वां स्थान है। एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत का 8वां स्थान है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मामले में भारत का 6वां स्थान है। वर्ष 2019 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन के शीर्ष 5 स्रोत देश। भाई विदेशी में सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं ये बांग्लादेश से आए हैं, मिलियन में है, याद रखिएगा। 25,77,727, प्रतिशत हिस्सा कितना है 23.58। फिर यूएसए से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से 15,12,032, 13.83। फिर यूनाइटेड किंगडम से हैं 10,292, 9.15। ऑस्ट्रेलिया से आपका 3,67,241, 3.36%। कनाडा से 3,51,859, 3.22। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2019 के दौरान घरेलू पर्यटक के आगमन के मामले में शीर्ष 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे घरेलू पर्यटकों की संख्या कितनी है भाई, देख लीजिए, 53,58,55,162, प्रतिशत हिस्सा 23.1। फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटका एंड फिर महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है जोजिला टनल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर 2020 को एक सेरेमोनियल ब्लास्टिंग के साथ जम्मू एवं कश्मीर में जोजिला टनल के निर्माण का शुभारंभ किया गया था। 14.15 किलोमीटर लंबी यह टनल सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 पर जोजिला दर्रे के नीचे लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित की जाएगी। अब की जाएगी 2020 का इसलिए लिखा हुआ है। स्मरणीय तथ्य, सुरंग श्रीनगर को द्रास एवं कारगिल से होते हुए लेह से जोड़ेगी। यह संपूर्ण परियोजना के तहत टनल को जोड़ने वाली 18.63 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। इस प्रकार परियोजना की कुल लंबाई 32.78 किलोमीटर होगी। इस टनल के माध्यम से श्रीनगर घाटी और लेह लद्दाख के मध्य सभी मौसम निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा। टनल का निर्माण पूर्ण होने पर यह एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी टनल हो जाएगी। फिर है अटल टनल। रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक सुरंग के निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय 3 जून 2020 को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में लिया गया था। 26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क अप्रोच रोड को आधारशिला रखी थी। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस टनल के निर्माण की गति इतनी मंद रही थी कि 2013-14 तक मात्र 1300 मीटर टनल का ही निर्माण हो सका था तथा जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा था कि इसका निर्माण 2040 तक पूरा हो पाएगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 1400 मीटर प्रतिवर्ष की गति से इस टनल का निर्माण किया गया, जिससे परियोजना 6 वर्षों में पूरी हो गई। 3 अक्टूबर 2020 को मनाली हिमाचल प्रदेश में दक्षिणी पोर्टल द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे सुरंगी राजमार्ग अटल सुरंग रोहतांग राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस टनल का पूर्ण नाम रोहतांग टनल था, किंतु 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल टनल रखे जाने का निर्णय लिया था। इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया सीमा सड़क संगठन BRO ने। 9.0 किलोमीटर लंबी यह टनल हिमाचल प्रदेश के मनाली कुल्लू जिले को लाहौल स्पीति घाटी से पूरे वर्ष जोड़ती है। यह घोड़े के नाल के आकार की द्विलेन डबल लेन टनल है जिसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। यह सुरंग 10 से 10.5 मीटर चौड़ी है। मुख्य सुरंग में 3.6 इंटू 2.25 मीटर की एक अग्निरोधक आपातकालीन निकास सुरंग का निर्माण भी किया गया है। यह टनल औसत समुद्र तल से 3000 मीटर यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल वर्तमान में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। अटल टनल का दक्षिणी पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर दूर 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इसका उत्तरी पोर्टल लाहौल घाटी के सिसु स्थित तेलिंग गांव के निकट 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग के माध्यम से सड़क मार्ग से मनाली और लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच की दूरी 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इस प्रकार इन दोनों के स्थानों के बीच जो यात्रा है वो लगने वाले समय में भी 4 से 5 घंटे की बचत होगी। यह टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम यानी अर्थ अनुप्रस्थ वातायन प्रणाली स्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन नियंत्रण, अग्निशमन प्रणाली, रोशनी और निगरानी प्रणालियों सहित अति आधुनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणालियों से युक्त है। फिर अगला आता है हमारा डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक। 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस द्वारा डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उनका डेटा तैयार करना और उसका आकलन करना इसका काम था। डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांक वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार करने में सहायक होगा। यह सर्वेक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो हैं उनको लागू करने के मामले में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है। सर्वे के तहत 65 मंत्रालयों व विभागों से कुल 250 तथा 250 केंद्रीय तथा केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी एकत्रित की गई और उनके प्राप्तांकों की गणना की गई। इस सूचकांक में सर्वाधिक 4.49 स्कोर प्राप्त किसका रहा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इसका रहा शीर्ष स्थान पर, जबकि आर्थिक कार्य विभाग यानी वित्त मंत्रालय को अंतिम स्थान स्कोर 0.04 प्राप्त हुआ। समग्र रूप से 65 मंत्रालयों और विभागों की रैंकिंग में उर्वरक विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है उसका तीसरा स्थान रहा है, 4.11 प्राप्त हुआ, जबकि 16 आर्थिक मंत्रालयों और विभागों में उर्वरक विभाग का दूसरा स्थान रहा है। सॉरी। इसके बाद है हमारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। इसमें क्या है देखते हैं। सॉरी, आपको पता है थोड़ा गला खराब है, फिर मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है वीडियो, राष्ट्रीय प्रदेश की जो भी न्यूज़ हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर नहीं आएगा, पूरी कोशिश मेरी रहेगी आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के लिए। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इंडेक्स मिशन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अनुसूचित जाति दिव्यांग युवाओं में उद्यमिता की भावना विकास करने हेतु उन्हें रोजगार सृजित करने वाला यानी जॉब गिवर्स बनने में सक्षम बनाने के उद्देश्य 2014-15 में अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की थी। इस फंड का उद्देश्य क्या था कि अनुसूचित जातियों की जो भी उद्यमियों हैं इनकी संस्थाओं को काफ़ी रियायती वित्त प्रदान करना था। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार
तथा उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन प्रारंभ किया गया था। 3 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए संयुक्त पूंजी कोष वेंचर कैपिटल फंड शेड्यूल्ड कास्ट के तहत इस मिशन का शुभारंभ किया गया था। इसके उद्देश्य क्या क्या थे? इसके उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य था कि दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ अनुसूचित जाति के युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर के साथ तालमेल के माध्यम से 2024 तक 1000 अभिनव विचारों का समर्थन करना था। अगला उद्देश्य क्या था इसका? कि स्टार्टअप पहलों से संबंधित विचारों को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त कर लेने तक उदार समतापरक सहयोग लिबरल इक्विटी सपोर्ट द्वारा समर्थन एवं प्रोत्साहन देना था। इस पहल के तहत जो विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर के माध्यम से अगले 4 वर्षों में ऐसे 1000 अनुसूचित जाति के युवाओं की पहचान की जाएगी जिनके पास स्टार्टअप प्रारंभ करने का विचार होगा। देखिए, योजनाएं तो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप देख सकते हैं क्या है। अनुसूचित जाति के युवाओं को अपने स्टार्टअप से संबंधित विचार को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित करने के लिए इक्विटी फंडिंग के तहत 3 वर्षों में 30 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इस मिशन के तहत सफल उपक्रम वेंचर कैपिटल फंड से 5 करोड़ रुपए तक की सहायता प्राप्त करने के लिए जो है अर्ह हो जाएंगे, यानी एलिजिबल हो जाएंगे। इस पहल को वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी द्वारा लागू किया जाएगा, जिसे वर्ष 2016 में 500 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ गठित किया गया था। काफ़ी बढ़िया स्कीम है। फिर इसके बाद में जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा जैव विविधता परिषद के गठन को मंजूरी दी गई। यह परिषद राज्य में जैव विविधता के संरक्षण का कार्य करेगी तथा इसके संरक्षण से जुड़े सभी प्रकार के जो निकाय हैं उनको सहयोग प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर का जो सामान्य प्रशासन विभाग है, यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा आदेश के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद के गठन को मंजूरी दी गई थी। किसके? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के आदेश के अनुसार। इस परिषद में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 10 सदस्य शामिल होंगे। इन सदस्यों में 5 आधिकारिक पदेन सदस्य, 5 गैर आधिकारिक सदस्य शामिल होंगे। इस परिषद के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के प्रधान मुख्य वन संरक्षक होंगे। जम्मू एवं कश्मीर के वन अनुसंधान संस्थान निदेशक परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। परिषद के अन्य पदेन सदस्यों में प्रमुख वन्य जीव वार्डन जम्मू एवं कश्मीर, वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त सचिव के नीचे के अधिकारी नहीं, अतिरिक्त सचिव से ऊपर के अधिकारी हों, उसके प्रतिनिधि, और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का प्रतिनिधि, यहाँ भी अतिरिक्त सचिव से नीचे का अधिकारी ना हो। कृषि उत्पाद एवं किसान कल्याण विभाग को प्रतिनिधि होंगे, यहाँ भी अतिरिक्त सचिव से नीचे के अधिकारी नहीं हो। ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में पूर्व जो IFS अधिकारी डॉक्टर CM सेठ, सुशील वर्मा, डॉक्टर अंजार खुरो, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा तथा प्रोफेसर गीता सुंबली शामिल हैं। बात की जाए गैर अधिकारी सदस्यों में, तो गैर अधिकारी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। यह परिषद जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव विविधता अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कौन से अधिनियम के तहत कार्य करेगी? तो भाई अधिनियम 2002 और अधिनियम 2004 के तहत। क्लियर है? यह परिषद स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की मदद से जैव विविधता पंजिका यानी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाएगी, जिससे इस केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा। और इसके तहत क्या है? वित्त विभाग की सहमति से एक कोष का गठन किया जाएगा, जिसे जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद निधि के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो एक और यहाँ की बात है जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषाओं का उपबंध करने हेतु जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा द्वारा पारित
कर दिया गया है भाई, याद रखिएगा। लोकसभा द्वारा यह विधेयक 22 सितंबर 2020 को पारित कर दिया गया है और 26 सितंबर 2020 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। अब बात करें इस अधिनियम के अनुसार होगा क्या। इस अधिनियम के अनुसार कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली राजभाषाएं होंगी। भाई याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, इतनी भाषाएं कश्मीर में प्रयुक्त होंगी, यहाँ की राजभाषाएं होंगी। संविधान के अनुच्छेद 348 के विशेष उपबंध के अनुसार संसद किसी राज्य में वहाँ के जनसंख्या के पर्याप्त भाग की मांग को देखते हुए किसी भाषा को राजभाषा बनाने के विधेयक पारित कर सकती है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारे पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत प्रसन्नता रिपोर्ट। सभी लोग प्रसन्न होंगे, उम्मीद करता हूँ। हाल ही में प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया द्वारा प्रथम भारत प्रसन्नता रिपोर्ट, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जो है जारी की गई। यह रिपोर्ट सभी 36 भारतीय राज्यों, संघशासित प्रदेश क्षेत्रों में प्रसन्नता के स्तर के मापन पर आधारित है। प्रोफेसर पिल्लानिया गुरुग्राम स्थित मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI में कार्यरत हैं। रिपोर्ट विशेष रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में ही तैयार की गई है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रसन्नता के स्तर का अध्ययन किया गया है। प्रसन्नता रैंकिंग की बात की जाए तो 2020 में शीर्ष 10 भारतीय राज्यों और राज्य क्षेत्रों में रैंकिंग देखते हैं कौन कौन सी है। भाई मिजोरम को मिला है नंबर 1 प्रसन्नता रैंकिंग, इसका स्कोर है 3.57। हम सिर्फ रैंकिंग बताते हैं, स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 2 पे पंजाब है, नंबर 3 पे अंडमान निकोबार है, नंबर 4 पे पौंडीचेरी है, नंबर 5 पे सिक्किम है, नंबर 6 पे गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है 7 पे, लक्षद्वीप 8 पे, तेलंगाना 9 पे और उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पे है। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में समग्र रूप से मिजोरम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रथम स्थान रहा है। बड़े राज्यों में शीर्ष 3 स्थानों पर पंजाब, गुजरात एवं तेलंगाना है। छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर भारत में प्रसन्नता रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य में पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, जबकि दक्षिण भारत में प्रसन्नता रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थानों पर पौंडीचेरी, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश है। समग्र रैंकिंग में छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर रहा है और समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर रहा है। इसका स्कोर 3.41 रहा है। रिपोर्ट में वर्ष 2020 के 5 वर्ष पश्चात अर्थात 2025 में कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रसन्न होगा के संबंध में भी रैंकिंग जारी की गई है। अब 2025 में कौन सा होगा इस रिपोर्ट के अनुसार, तो मणिपुर, अंडमान निकोबार तथा गुजरात शीर्ष 3 स्थानों पर होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ जो है अंतिम स्थान पर होगा। और 25वें प्रसन्नता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान 19वां होगा, यानी घट जाएगा, उत्तर प्रदेश का स्थान घटेगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं प्रसन्नता की, तो यहाँ पे एक आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा IIM में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा। आनंदन की टैगलाइन क्या होगी, सर्वभूता हिता रेता, सर्वभूत हिते रता है, जिसका अर्थात है सदा सबके कल्याण के लिए प्रेरित हो। फिर इसके बाद आता है मिशन कर्मयोगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भविष्य के लिए भारतीय लोक सेवकों को तैयार करना है, जिससे वह अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, नवाचारी, अग्रसक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जात्मक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम बन सकें। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी हैं। विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त लोक सेवक उच्चतम गुणवत्ता की कुशल सेवा आपूर्ति को सुनिश्चित करने में समर्थ हो सकेंगे। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम
यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को मंजूरी प्रदान की है। मिशन कर्मयोगी लोक सेवा क्षमता विकास के लिए एक नई राष्ट्रीय अवसंरचना है। इसके तहत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को आच्छादित करने के लिए 2020 से 21 लेकर वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान कुल 510 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ हैं। कौन कौन से? पहला, नीतिगत ढांचा, संस्थागत ढांचा, योग्यता की रूपरेखा, डिजिटल अध्ययन ढांचा यानी आईगॉट कर्मयोगी, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा। मिशन कर्मयोगी के तहत राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को सिविल सेवकों के क्षमता विकास के लिए आधार तैयार करने हेतु डिजाइन किया गया है, ताकि वे भारतीय संस्कृति के साथ विश्व भर की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें। मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईगॉट कर्मयोगी यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए एक पूर्णतः स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी स्थापना की जाएगी। एसपीवी एक गैर लाभार्थी यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी जो आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व व प्रबंधन करेगी। इसकी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संस्थागत ढांचे को भी अनुमोदित किया गया है। ढांचा देख लेते भाई क्या है। पहला है प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस परिषद की परिकल्पना की गई, जो लोक सेवक सुधारों और क्षमता विकास को संचालित करने और उनके रणनीतिक निर्देशन को प्राप्त करने हेतु एक शीर्ष का निकाय होगा। फिर इसके बाद आता है मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय इकाई, कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट। यह इकाई राष्ट्रीय लोक सेवा की क्षमता को विकास कार्यक्रम की निगरानी, उनके हितधारकों के संरेखण तथा क्षमता विकास योजनाओं के निरीक्षण हेतु एक जो सिस्टम है वो प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी। फिर आता है क्षमता विकास आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। देखिए नाम से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। यह आयोग प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यात्मक निरीक्षण एवं वार्षिक क्षमता विकास योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु गठित किया जाएगा। फिर है कार्यक्रम प्रबंधन इकाई प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। अब भाई मैनेजमेंट नाम है तो क्या करेगा खुद ही समझ जाइए। यह विभाग के को कार्यक्रम प्रबंधन और सहयोग की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। फिर आता है कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब। अब कर्मयोगी की बात हो रही है तो भाई कर्मयोगी और देख लीजिए क्या है। 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक सेवकों के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन नई दिल्ली स्थित सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान ISTM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट में किया गया। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम अपने इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में जो भी हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, जो भी हमारे संविधान के संशोधन हैं, हम उन्हें देखेंगे, उन पर नज़र डालेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।